वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। चैप्टर 113 कौन करेगा काम रावत ग्रुप के साथ। अब तक आपने पढ़ा कि जहां पूरा सक्सेना परेशान था, वही भोलेनाथ सक्सेना कशिश को बुलाकर अपने हिस्से के शेयर्स उसके नाम कर देते हैं। अब पता चला कि जब वह पैदा हुई तभी से उसकी किस्मत में दुख और तकलीफें लिख दी गई थी। मैं समझ गई, मगर मैं कभी नहीं सोचूंगी कि मेरा जन्म एक गलती थी, क्योंकि यह मेरी मॉम की इंसल्ट होगी, कशिश ने कहा और अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट को देखते हुए आगे बोली, अगर यह कंपनसेशन है तो मैं रख लेती हूँ, मगर आप यह उम्मीद मत कीजिएगा कि अब मैं पल्स एंटरटेनमेंट की बड़ी शेयर होल्डर हूँ तो मैं हूँ उसके साथ कुछ नहीं करूंगी। पल्स एंटरटेनमेंट को लेकर मेरे मन में कोई भी सिंपैथी नहीं है, और उसके अलावा जितना वह लोग उससे प्यार करेंगे या फिर जितना वह लोग उसकी केयर करेंगे, उतना ही मैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहूंगी। भोलेनाथ की आंखों में एक हेल्पलेसनेस दिखाई दी और उन्होंने कहा, कशिश नफरत और गुस्से को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो। इस दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मीनिंगफुल जो तुम कर सकती हो, तो उन्हें छोड़ दो। ये सुनकर कशिश ने उनकी तरफ सार्कास्टिकली देखते हुए कहा, उन्हें छोड़ दूं? क्या उन्होंने कभी मुझे छोड़ा? पूरे सक्सेना परिवार में सिर्फ इकलौते आप ही थे जो कभी मुझसे प्यार करते थे और मेरे साथ सिंसियर थे, इसलिए अगर कभी भी आपको मुझसे मिलना हो तो बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी और मेरा एटीट्यूड उन लोगों के लिए बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे उन्होंने पास्ट में मुझे ट्रीट किया है। आफ्टर ऑल मैं उन्हें बस उन्हें की दवाई का स्वाद चखा रही हूँ और वही दे रही हूँ जो वह डिजर्व करते हैं। क्या तुम सचमुच उतनी रुथलेस हो सकती हो? कशिश ने नामे सर हिलाते हुए कहा, सक्सेना परिवार के लिए मेरा दिल बहुत पहले ही कोल्ड हो चुका है और सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है और अब मैं बस एक ही इंसान के लिए जीना चाहती हूँ। ये सुनकर भोलेनाथ हैरान हो गए और उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी दिखाई दी, मगर उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए दोबारा कहा, जब लोग जिंदा होते हैं तो वह हमेशा इंजरी से सफर करते हैं और इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, वह अलग है, अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा तो शायद मुझसे ज्यादा दर्द उसे होगा, उसके लिए मैं खुद को किसी का भी आसान टारगेट बनने नहीं दूंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद कशिश ने भोलेनाथ की तरफ देखा और बहुत ही शांति से कहा, तो क्या ये सब सुनने के बाद आप शेयर्स मुझे वापस लेना चाहते हैं? भोलेनाथ लंबी लंबी सांस ले रहे थे और उन्होंने फाइनली अपना हाथ वेव करते हुए कहा, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम इन्हें रख लो। कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऑल राइट, आपको आराम करना चाहिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसने अपने सनग्लासेस पहने, उसका कोल्ड चेहरा और भी ज्यादा ठंड हो गया था और वह स्लोली मुड़ी और वहां से चली गई। वही सुबह के 9 बजे ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर्स ने एक माफी पोस्ट की उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर 6 साल पहले कंपटीशन में जो अनफ्रेंडनेस हुई थी उसके लिए, और जो कुछ भी वक्त कशिश को बर्दाश्त करना पड़ा, प्लस कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की वजह से उस चैंपियनशिप की ट्रॉफी को भी नल एंड वॉइड कर दिया गया था। और ऑर्गेनाइजर्स ने यह भी कहा था कि वह लोग कियारा से अपनी ट्रॉफी वापस लेने वाले हैं। चैंपियनशिप के लोग प्लस एंटरटेनमेंट भी पहुंचे गए थे। इस वक्त कियारा पूरी तरह से शांत हो गई थी। उसने प्लान किया था कि वह मल्होत्रा ग्रुप जाएगी हर्ष को ढूंढने के लिए, मगर उसे पागल लोगों का एक ग्रुप मिल गया। कियारा उन्हें नेचुरली जानती थी, इतने सालों में पल्स एंटरटेनमेंट ग्रेट पियानो चैंपियनशिप को फॉलो करता था फ्रेश टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए हैं? कियारा को ऐसा फील हो रहा था कि वह लोग इस टाइम पर यहाँ आए हैं, इसका मतलब अच्छा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम वह ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप की ट्रॉफी जो 6 साल पहले तुमने जीती थी या फिर धोखे से ली थी, उससे वापस लेने आए हैं। ऑफिशियल स्टेटस टूर्नामेंट इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया है कि वह चैंपियनशिप कैंसिल कर दी गई है और तुम्हारा उस ट्रॉफी पर कोई हक नहीं है, इसलिए वह हमें वापस कर दो। ये सुनकर कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने कहा, वापस लेने आए हैं? मैं बहुत ही फेयर तरीके से जीती थी, आप किस ग्राउंड पर उसे वापस लेने की बात कर रहे हैं? तुमने अपनी दादी से कहकर जज को ब्राइब यानी कि रिश्वत दिलवाई थी, जिसका मतलब है तुम्हारी एबिलिटी सचमुच स्मॉल थी। उनके सार्केजम को सुनकर कियारा बुरी तरह कांपने लगी और उसने कहा, बिना रिश्वत के भी ट्रॉफी मेरी होती। क्या आप लोगों ने उस साल का कंपटीशन देखा था? क्या मेरे परफॉर्मेंस में कुछ भी गलत था? कितने सारे लोगों ने कंपटीशन पर ध्यान दिया था। अगर मैं सूटेबल नहीं होती या फिर मुझसे बेहतर कोई होता तो कोई तो वहां पर सवाल उठाता, मगर किसी ने नहीं उठाया। यही प्रूफ करता है कि मैं वह अवार्ड डिजर्व करती हूँ। मे भी तुम्हारे परफॉर्मेंस में कुछ गलत नहीं था, तुम अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मगर दूसरे लोगों को परफॉर्मेंस भी उतनी बुरी नहीं थी। उनमें और तुम में सिर्फ एक ही फर्क था और वह था तुम्हारी दादी की दी हुई रिश्वत। मिस कियारा, हम वह कीमत चुकाने के लिए तैयार है जो पास्ट में हमसे गलती हुई थी, उसके लिए यह प्रूफ करने के लिए कि हमारा डोमेस्टिक ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप फेयर और ओपन है। ट्रॉफी ऑफिशियली इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई है और तुम उसे रखोगी भी तो वह यूजलेस ही होगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वापस कर दो।
कियारा का चेहरा गुस्से के मारे लाल पड़ गया था। आखिर में चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर्स ने ट्रॉफी वापस ले ली और जैसे ही वह लोग प्लस एंटरटेनमेंट से बाहर आए उन्हें तुरंत रिपोर्टर्स ने घेर लिया और ऑर्गेनाइजर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फ्रेंकली रिपोर्टर्स के सामने कहा, हम सबसे माफी मांगते हैं उन सारे कंटेस्टेंट से जिन्होंने 6 साल पहले ग्रैंड पियानो के चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। हम लोगों आपकी लाइफ के लिए पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेन जरूर देंगे और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेटर फील होगा। अपनी बात खत्म करने के बाद सारे ऑर्गेनाइजर्स ने अपना सर मीडिया के सामने झुकाया और प्लस एंटरटेनमेंट के सामने ही जो ट्रॉफी अभी अभी उन लोगों ने कियारा से ली थी उसे एक हथौड़े से मारकर तोड़कर टुकड़ों में तो बिखेर दिया। वही जो हैमर ऑफ जस्टिस था उसने इंटरनेट पर लोगों में खुशी की एक लहर दौड़ा दी थी। वही कशिश वह वीडियो देख रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेस्ट से कोई भारी बोझ हटा दिया गया हो। मगर ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजर्स का ये क्रिया बहुत ही ज्यादा बड़ा था। उनके पास कारण था कि वह लोग स्टेटमेंट इश्यू करें और सारे सिचुएशन को एक्सप्रेस करें, लेकिन इनफैक्ट यह जरूरी नहीं था कि वह लोग पर्सनली कियारा से ट्रॉफी ले और उसे इस तरह से तोड़ दे। कशिश को कहीं ना कहीं अपने दिल में महसूस हो रहा था कि यह पक्का रणविजय की हरकत है फिर से, जिसकी वजह से उसे अपने दिल में एक वॉर्म फीलिंग महसूस हुई। वही मल्होत्रा ग्रुप में कियारा ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी और वह इस कंपनी की परफ्यूमर थी। इसकी वजह से काफी हद तक इसका असर मल्होत्रा ग्रुप पर भी पड़ा था। कंपनी के सीनियर मीटिंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा टेंस था। सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास कुछ भी नहीं बचा था बोलने के लिए। वह लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद, इतनी सारी बातें सुनने के बाद सब लोग भले ही कियारा की तरफ फिंगर पॉइंट कर रहे थे, मगर यह कियारा के कभी ना खत्म होने वाले बैड रेपुटेशन के सामने कुछ भी नहीं था। इस बार जो इंसिडेंट हुआ था उसमें कशिश भी इन्वॉल्व थी, जिसे लेकर वह लोग पहले बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। रियल सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। हमने कशिश को इस कंपनी से निकाल दिया मगर कियारा को अपने पास रखा। हाँ, हम दूसरों के स्कैंडल नहीं देख सकते थे और लगता था कि कियारा एक मासूम सी बच्ची है, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके सारे स्कैंडल निकले और कियारा का जो कर्ट स्कैंडल है वह तो सच है। मैं सच में जो सोचने लगा हूँ कि क्या हम मल्होत्रा ग्रुप के लोग स्कैंडल्स में ही हमेशा फंसे रहने वाले हैं और क्या मल्होत्रा ग्रुप की हिस्ट्री अब डार्क ही होने वाली है। ये सब तो पियानो कंपटीशन से रिलेटेड है, तो इसका हमसे यानी कि मल्होत्रा ग्रुप से क्या लेना देना है। इससे हमारे ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। कियारा इंटरनेशनल स्टेटस रखने वाली परफ्यूमर रोज है, वही कशिश एक ऐसी परफ्यूमर है जिसके ऊपर वह परफ्यूम की रेसिपी चुराने का भी इल्जाम लगा था। क्या हम इसमें सेवट नहीं देख सकते हैं? भले ही कियारा अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना रह पाए, मगर रोज वाला उसका स्टेटस कशिश से आगे निकलने के लिए काफी है। ये बोलने वाली पुरानी पीआर हेड थी, उसे कशिश बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, जिसकी वजह से कंपनी में हर वक्त उसकी पोजीशन नीचे हो गई थी और वही कियारा कंपनी आती ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसे ही सारी पावर और राइट मिल जाते थे जो उसके होने चाहिए थे। अब पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पीआर डिपार्टमेंट में बेसिकली उसी की मर्जी चलती थी, इसलिए वह कियारा के साथ ही थी। वह रोज है तो क्या वह बेस्ट है? और वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितने पैसे कमाए हैं उसने मल्होत्रा ग्रुप के लिए और क्या किया है उसने मल्होत्रा ग्रुप के लिए। तुम लोगों की सोच ही छोटी है। एक बार हम लोग रावत कमर्शियल ग्रुप में अपनी जगह हासिल कर ले तो पैसों से किसे फर्क पड़ता है, उसके बाद हमारा स्टेटस बहुत ही आगे निकल जाएगा। अगर मैं रावत ग्रुप में होता और मुझे चुनना होता मल्होत्रा ग्रुप को अपने मॉल में रखना है या नहीं, तो मैं जितना दूर हो सके उतना दूरी बनाने की कोशिश करता है ऐसी स्कैंडल वाली कंपनी और लोगों से। हर्ष पूरी रात जगह हुआ था, उसके हैंडसम चेहरे पर थोड़ी थकावट नजर आ रही थी। वह मेन सीट पर बैठा हुआ गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। सबको लगता है कि वह लोग ज्यादा कैपेबल और बेस्ट है, तो तुम ही क्यों नहीं इंटरनेशनल परफ्यूम कंपटीशन में हिस्सा ले लेते और रैंकिंग के साथ वापस आ जाते हो। यू इनफ। हर्ष जो अपने आप को कब से रोक कर बैठा हुआ था, फाइनली उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और अचानक उसके ऐसे चिल्लाने से डरते हुए कई सारे लोगों में हिम्मत नहीं हुई बोलने की, लेकिन उनके एक्सप्रेशन ऑकवर्ड थे। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि सिचुएशन ऑलरेडी काफी बुरी है, जो आप लोगों ने ऑफिस को मच्छी बाजार बना दिया है? सब लोग शांत हो गए। हर्ष ने गहरी सांस ली और चेयर पर पीछे की तरफ झुक गया और फिर उसने थोड़ी देर बाद पूछा, रावत ग्रुप के साथ हमारी डील कैसी चल रही है? हमारे सारे सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट कैटलॉग, सेल्स परफॉर्मेंस, इतने सालों में प्रोडक्ट रिपुटेशन के साथ हमारा प्रमोशन सबसे ज्यादा डिटेल और अच्छा है। प्रोजेक्ट लीडर जो इंचार्ज है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शंस के रावत कंपनी की तरफ से, वह इंडिकेट कर रहे हैं कि हम यानी कि मल्होत्रा ग्रुप ही चुने जाएंगे उनके साथ काम करने के लिए। मगर जो सक्सेना परिवार की एनिवर्सरी में लास्ट टाइम हुआ था, उसकी वजह से हमारी कंपनी पर काफी इफेक्ट पड़ा था और उन्होंने शॉपिंग मॉल का कमीशन 25% तक बढ़ाने की बात रखी थी। यह एक ऐसा फिगर है जो हमने कभी किसी मॉल में नहीं दिया है। यहाँ तक कि कोई ब्रांड कमीशन भी इतना हाई नहीं होता है, इसलिए हम इस बात के लिए अभी तक एग्री नहीं हुए हैं। हर्ष की भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। वार्टी मनी, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन के खर्चे, एनिवर्सरी स्पॉन्सरशिप फीस, मैनेजमेंट फीस, यूटिलिटीज, फोन बिल और अदर के खर्चों को डिडक्ट कर देने के बाद उन्हें कितना प्रॉफिट बचेगा अगर वह लोग 25% का कमीशन मॉल को ही दे देते हैं?
दूसरी तरफ वाली पार्टी इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है। शॉपिंग मॉल किसी बहुत ही चालाक बिजनेसमैन की दुनिया थी, अगर वह उनकी पोजीशन पर होता तो वह भी इस मौके का फायदा जरूर उठाता। लेकिन रावत ग्रुप के साथ बिजनेस करने में बहुत ही ज्यादा फायदा था और मल्होत्रा ग्रुप इस मौके को छोड़ नहीं सकता था। हर्ष ने गहरी सांस छोड़ी और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही थके हुए थे, एक्सेप्ट कर लो इस बात को। वही रावत ग्रुप के कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस रूम में रणविजय अपने हाथ में पकड़े हुए 2 प्रपोज को देख रहा था, बहुत ही शांत एक्सप्रेशन के साथ। बोस स्पॉटलाइट ब्यूटी और मल्होत्रा ग्रुप के बीच में जो गैप है वह सचमुच काफी बड़ा है। स्केल के मामले में स्पॉटलाइट ब्यूटी का स्केल अभी भी मल्होत्रा ग्रुप के मुकाबले में कुछ भी नहीं है और उसके ऊपर से मल्होत्रा ग्रुप की ब्रांड अवेयरनेस भी स्पॉटलाइट ब्यूटी से काफी आगे है। लेकिन कुछ ही वक्त पहले स्पॉटलाइट ब्यूटी ने एक इंटरनेशनल मूवी स्टार को उनके स्पोकस पर्सन के तौर पर हायर किया है, जिसका मतलब है कि स्पॉटलाइट ब्यूटी का फ्यूचर ब्रांड अवेयरनेस मल्होत्रा ग्रुप से कम नहीं होने वाला है और वह लोग एडवर्टाइजिंग भी बहुत जोरों शुरू से कर रहे हैं। उसके अलावा मल्होत्रा ग्रुप की पुरानी परफ्यूम लीडर कशिश भी अब स्पॉटलाइट ब्यूटी के साथ है। मल्होत्रा ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर और प्रोडक्ट कशिश के वह वजह से ही इतना ऊपर था। कशिश की वजह से ही मतलब ग्रुप इतने पैसे कमा रहा है, क्योंकि मल्होत्रा ग्रुप के सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कशिश ही करती थी। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब स्पॉटलाइट ब्यूटी काफी स्ट्रांग हो गई है। मगर मल्होत्रा ग्रुप की परफ्यूमर कियारा एक इंटरनेशनली रैंक वाली परफ्यूमर रोज है और उसकी स्ट्रेंथ को अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता और लंबे समय में मुझे अभी भी लगता है कि मल्होत्रा ग्रुप ज्यादा सूटेबल होगा। लेकिन कियारा की कर्ट इमेज कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। रणविजय सबकी बातें की सीट पर बैठा हुआ सुन रहा था और अपने हाथ में 2 प्रपोजल्स को एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देखा जा रहा था। तभी उसकी आंखों में एक ग्लिंट दिखाई दी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। जब 114 आलिया ने इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अब तक आपने पढ़ा कि एक तरफ जहां कियारा से ट्रॉफी लेकर उसे सबके सामने तोड़ दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा ग्रुप परेशानी में था और इन सब इंसिडेंट की वजह से रावत ग्रुप में भी किसे चुना है इस बात को लेकर बहस हो रही थी। अब आगे मल्होत्रा ग्रुप इस वक्त स्ट्रांग है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि वह लोग हमेशा रहेंगे और स्पॉटलाइट ब्यूटी इस वक्त छोटी कंपनी है, इसका मतलब यह नहीं कि वह लोग कभी ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन कौन स्ट्रांग है और किसके साथ काम करने में हमें फायदा होगा ये जानने के लिए हमें कंपेयर करना होगा। रणविजय ज्यादा बातें नहीं करता था, उसकी कोल्ड टोन में एक इनहेरिटेड डिग्निटी और अथॉरिटी थी जो सब लोगों को उसके कंट्रोल में रखती थी। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में काफी वक्त तक शांति फैली रही। तब अचानक किसी ने कहा, जहां तक मुझे याद है नेशनल फैशन कॉन्टेस्ट होने वाला है इस साल, क्या आप सजेशन दे रहे हैं कि दोनों कंपनी के परफ्यूमर को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और जीतने वाला हमारे साथ काम करेगा? रणविजय ने ये सुनकर एक आईब्रो उठाई, इसकी पतली उंगलियां लाइटली इस वक्त स्पॉटलाइट ब्यूटी के प्रपोजल पर थी और उसकी नजरें कॉल और डिप थी। अब जब वह लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो एक डोमेस्टिक फैशन कंपटीशन क्या प्रूफ कर लेगा? ठीक उसी वक्त किसी को रियलाइज हुआ जैसे उन्हें कुछ अच्छा याद आया हो और उन्होंने एक साइड होते हुए कहा, मुझे याद है कि इस साल फिर से फ्रेग्रेंस फ्रेंजी इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होने वाला है और वह भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर। अगर दोनों ही परफ्यूमर इस कंपटीशन में भाग लेते हैं और जीतने वाला हमारे साथ काम करेगा तो नेचुरली हमें फायदा ही होगा। ये सुनकर रणविजय ने अपने लिप्स दबाए और खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उसका टोल फिगर और भी ज्यादा अपराइट लगने लगा। ऑफ द मीटिंग उसकी आवाज कोल्ड और सख्त थी, जिसकी वजह से सभी लोग हैरान हो गए। वहीं रणविजय के कॉन्फ्रेंस रूम से निकलते ही निशांत धीरे धीरे उसे फॉलो करते हुए बोला, सर कियारा ने पहले इस कंपटीशन में भाग लिया था और हमारे देश के लिए रैंकिंग भी जीत कर लाई थी, क्या इसमें मिस कशिश को डिसएडवांटेज नहीं होगा? तभी वह लोग ऑफिस के अंदर एंटर कर गए और निशांत की आवाज में चिंता नजर आ रही थी, जिसकी वजह से रणविजय पीछे मुड़ा और उसकी टोन और भी ज्यादा कोल्ड हो गई। तुम्हें लगता है कि कशिश उस कियारा से हार जाएगी? निशांत हैरान हो गया और उसने नर्वस होते हुए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स वह नहीं हारेगी। निशांत ने अपने होंठ दबा लिए और उसे थोड़ी देर पहले की अपनी चिंता पर रिग्रेट हो रहा था, वह बेकार में परेशान हो रहा है। वही मल्होत्रा ग्रुप की मीटिंग खत्म होती उससे पहले ही उन्हें खबर मिल गई कि फ्रेग्रेंस फ्रेंजी इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में उनकी कंपनी की परफ्यूमर को भाग लेना होगा और जो भी विनर होगा वही रावत ग्रुप के साथ है काम करने का हक रखेगा। यह अनडाउटेडली मल्होत्रा ग्रुप के लिए खुशी की खबर थी, क्योंकि उनके हिसाब से कियारा ने पहले पार्टिसिपेट किया था और 4th प्लेस पर आकर एक अच्छा रिजल्ट भी अचीव किया था, तो इस बार ऑब्वियसली वह कशिश के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेज में हो गया। अगर वह जीत जाती है तो रावत ग्रुप के 25% कर देने पर भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वही यह खबर सुनकर हर्ष ने एक राहत की सांस ली, मगर जो डाउट उसके दिल में था वह अभी भी खत्म नहीं हुआ। जब वह कियारा के बारे में सोच रहा था, वह अभी भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि कल रात हुआ क्या था। यहाँ तक कि उसने कुछ कारण भी ढूंढने की कोशिश की अपने आप कियारा को माफ करने के लिए, लेकिन जब वह कशिश की हर एक मूव के बारे में सोचता हो तो उसके दिल में दर्द होने लगता था। वह अपने आप को माफ नहीं कर सकता था। और वही कियारा ने देखा कि पब्लिक ओपिनियन फाइनली इंटरनेट पर थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, तो उसने एक राहत की सांस ली एवं मल्होत्रा ग्रुप जाने का प्लान कर रही थी हर्ष से मिलने के लिए, मगर उस वक्त उसे ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन ने रोक लिया था।
और थोड़ी ही देर में आलिया ने कॉल किया। जब कियारा ने फोन पर वह आवाज सुनी तो वह जानती थी कि वह इस प्रॉब्लम को इस बार अवॉइड नहीं कर सकती और इंटरनेट पर अभी भी उसके ऊपर कई सारे डाउट है। इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत रहने के लिए फोर्स किया और मन ही मन एक प्लान बना लिया। इस इंसिडेंट ने उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया था कि वह कशिश से डील करते वक्त अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकती है और उसे अलर्ट रहना होगा। टाइम की तरफ देखते हुए कियारा के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर खड़े होते हुए अपना बैग लिया और ऑफिस से निकल गई। वही कशिश ने अपनी ऑफिस जाकर ऑनलाइन सिचुएशन फिर से चेक की तो चीजें थोड़ी बहुत बदल गई थी। उसे नहीं पता था कि कियारा ने कैसे आलिया को कन्विंस किया, मगर आलिया ने एक्चुअली एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था और उसे इंटरनेट पर अपलोड किया था। उसने उस वीडियो में एडमिट किया था कि जो भी कल रात हुआ वह सब उसने खुद किया था, क्योंकि कशिश से उसे बदला लेना था। उसने वह सारे इंसिडेंट और चीजों की लिस्ट सबको सुनाई दी वीडियो में, जहां कशिश की वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी और उसे चोट लगी थी। जैसे कशिश की वजह से उसका हाथ टूटा, उसे पार्टी से बाहर निकाल गया, एक घुटनों के बल बैठकर मॉल में सर पटकने के लिए मजबूर किया गया और भी कई सारी चीजें। इसलिए वह बस मौका ढूंढ रही थी कशिश से बदला लेने का। जब नेटिजन ने पूछा कि वह और हरीश के रूम में कैसे पाए गए, तो उसने बस यही कहा कि वह नशे में थी और इसी की वजह से उससे गलती हो गई है। और उसने कियारा से वह सवाल उस वक्त इसलिए पूछे क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल रूम शेयर करने का प्लान किया था, लेकिन जब वह नशे में थी और हरीश उसके रूम में आ गया तो कियारा वहां पर थी ही नहीं और उसने एंजाइटी में आकर उस मूवमेंट पर वैसे रिएक्ट कर दिया था। और सबसे मजे पार्ट यही था कि उसने ये भी कहा कि उसी ने कियारा से कॉल करवा कर सक्सेना परिवार को वहां बुलाया था, जिसकी वजह से कशिश की बेइज्जती हुई और उसे थप्पड़ पड़ा। भले ही उसके एक्सप्लेन में कई सारे लूप होल्स थे, मगर एटलीस्ट वह एक एक्सप्लेन था जिस पर कुछ लोगों ने भरोसा कर लिया और कुछ लोगों ने नहीं किया। आखिर में आलिया कंप्लीटली ऑनलाइन ब्लैक लिस्ट कर दी गई। वह एक बहुत ही पॉपुलर लाइव स्ट्रीमर थी जिसने इसी तरह अपना पूरा करियर बर्बाद कर लिया था। ये देखकर कशिश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने समझ में नहीं आ रहा था कि आलिया ने ऐसा क्यों किया। कियारा से सवाल करने के बजाय आलिया ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। इस बात में उसे कोई भी सेंस नहीं लग रही थी। उसे शक है कि पक्का कियारा के पास आलिया के खिलाफ ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से आलिया को मजबूरन ये सब करना पड़ा। लेकिन उसकी रेपुटेशन तो ऑलरेडी बर्बाद हो गई है और सबको इस बारे में पता है, तो ऐसा और क्या हो सकता है जिसके लिए आलिया इतना बड़ा कदम उठाए। लेकिन कितना भी सोचने पर कशिश को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन एक बात क्लियर थी कि कियारा ने इस तूफान को भी झेल लिया है। मगर पल्स एंटरटेनमेंट पर इस बार बहुत ही बड़ा वार हुआ है, लेकिन फिर भी लाइफ तो चलती रहनी चाहिए। उसने गहरी सांस ली और टाइम चेक किया तो अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे रियलाइज हो गया कि चाहे कोई भी उसकी जिंदगी में कितने भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश क्यों ना करे, उसे खुशी का एक ना एक कारण जरूर मिल जाएगा। उसने अपना फोन निकाला और चैट ओपन करते हुए रणविजय को मैसेज भेजा, तुम काम से कब निकलने वाले हो। इस मूवमेंट पर रणविजय ऑफिस बिल्डिंग में चल रहा था, टोल स्ट्रेट बिल्कुल सख्त एक्सप्रेशन के साथ, और उसके पीछे पीछे कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव का ग्रुप भी था और हर एक नर्वसनेस में अपना पसीना पोंछते हुए उसके पीछे पीछे आ रहे थे। जब रणविजय के फोन की आवाज सुनाई दी तो सब लोगों ने बेचैन होते हुए अपने अपने फोन चेक करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद सभी हंसे और अपना अपना सर हिलाया। अब उन्हें पता चला कि उनका फोन तो बजा ही नहीं। अपनी सांसों को संभालने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके बॉस अपने फोन में देख रहे हैं और चलते हुए कुछ पढ़ रहे हैं। सेम टाइम पर सब लोगों ने अपने सर झुका लिया और आगे चलने लगे। लेकिन जब रणविजय ने अपने फोन पर वह मैसेज देखा तो अचानक से उसके पैर रुक गए। जब तक सब लोगों ने ये नोटिस किया, उन्होंने रणविजय को खड़ा हुआ देखा जो अपने फोन की तरफ देख रहा था। 6 बजे रणविजय ने मैसेज भेजा। कशिश ने मैसेज किया, अगर तुम आज रात फ्री हो तो हम ग्रीन फील्ड विला चल सकते हैं। रणविजय ने मैसेज किया, श्योर। और वही रणविजय का ये जवाब देखकर कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई। उसका रिप्लाई कितना कोल्ड है, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं। तभी उनका रिलेशनशिप इतना स्लोली चल रहा है। जैसे ही यह ख्याल कशिश के दिमाग में आया, उसका फोन फिर बजा और ऑफकोर्स रणविजय की तरफ से ही दूसरा मैसेज था। आज रात हम लोग वापस अपने अपार्टमेंट नहीं आएंगे, एक साथ डिनर करेंगे, अच्छी सी वॉक पर जाएंगे और एक साथ सोएंगे। ये सारे मैसेज देखकर कशिश स्पीचलेस हो गई। वह गलत थी, उसे खुद को ही ब्लेम करना चाहिए उनके रिश्ते के स्लो प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि रणविजय की स्पीड से तो उनके 1 साल के अंदर उनकी शादी और बच्चे सभी हो जाएंगे। वही जब कशिश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो रणविजय की आंखों की वह हल्की स्माइल तुरंत गायब हो गई। उसने अपना फोन पकड़ा और इमोशनलेस चेहरे के साथ आगे जाने लगा। वही सारे हाई एग्जीक्यूटिव ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या उनके बॉस किसी को मैसेज भेज रहे थे, लेकिन किसे? उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। वही कशिश को भी कुछ देर के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपना दिमाग चला रही थी यह सोचते हुए कि उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ हर्ष के साथ ही रिलेशनशिप में रही थी और उसके और हर्ष के बीच में ऐसे कुछ रोमांटिक हुआ ही नहीं था।
वही कशिश ने अपना सर नामे हिलाया। अपने और हर्ष के रिलेशनशिप के बारे में सोचने की बजाय उसे इंटरनेट से ही मदद लेनी पड़ेगी। उसने सर्च इंजन ओपन किया और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड टाइप किया और जो फर्स्ट रिजल्ट आया उस पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के क्लिक कर दिया। पेज रीडायरेक्टेड था एक वेबसाइट का जिसका टाइटल क्या आजकल कपल्स का जल्दी एक दूसरे के करीब आ जाना बड़ी बात है। ये सवाल एक कॉलेज जो स्टूडेंट ने पूछा था और आपकी सिचुएशन बताई थी। मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और शादी से पहले लड़कों के करीब जाना गलत बात है, मगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता है और मैंने मना कर दिया। उसने कहा कि उसके सारे दोस्त जिनकी गर्लफ्रेंड है वह लोग ऑलरेडी स्टेज तक पहुँच गए हैं और यह सब नॉर्मल बात है आजकल। मैं पूछना चाहती थी कि क्या सचमुच आजकल कपल्स का जल्दी करीब आ जाना और फिजिकल रिलेशनशिप होना नॉर्मल बात है। कशिश ने पलकें झपकाई। ये सवाल वह भी इसका जवाब जानने के लिए काफी क्यूरियस थी। वह कंप्यूटर के और नजदीक झुक गई और इंटरनेट पर आगे पढ़ना जारी रखा। एक नीतिशिजन ने जवाब दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे रिलेशनशिप को लेकर हाँ करनी है या फिर मना करना है ये तुम्हें अपने सोच के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। इसका सो कॉल्ड वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे आसपास के कपल क्या करते हैं, तुम किस उम्र की हो या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दोस्तों की सिचुएशन क्या है, इस बारे में सोचना छोड़ दो। तुम किसी के करीब आ सकती हो अगर तुम उसे सचमुच पसंद करती हो और उससे बहुत प्यार करती हो तो कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक एडल्ट हो। ऑफ कोर्स तुम चाहो तो इस बात को यही छोड़ सकती हो और यह सब शादी के बाद भी हो सकता है। अगर वह तुम्हारी इस बात की रिस्पेक्ट करता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वह ऐसा नहीं करता है और तुम उसके करीब नहीं जा रही हो इसी वजह से तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता है तो इसका मतलब वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हें तैयार रहना चाहिए कि वह किसी भी वक्त बस फिजिकल रिलेशनशिप के लिए किसी और लड़की के साथ जा सकता है और तुम्हें धोखा दे सकता है। भले ही यह इस तरह का बिहेवियर गलत है लेकिन लोगों के अंदर डिजायर होती है, ना सिर्फ आदमी बल्कि लड़कियों के अंदर भी ऐसी डिजायर्स होती है। नेचुरली लड़कियों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उसके करीब नहीं जाओगी तो कहीं उसे ऐसा ना लगने लगे कि तुम उस पर अभी भरोसा नहीं करती हो, इसलिए ऑफ कोर्स उसका प्यार थोड़ा कम हो जाएगा या फिर वह तुमसे नाराज हो सकता है। यह एक ह्यूमन नेचर है। कशिश ने ये सारी बातें पूरी पढ़ी और लास्ट सेंटेंस पढ़ने के बाद उसने उस पोस्ट को दोबारा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा। थोड़ी देर बाद उसने उस वेब के पेज को बंद कर दिया और अपनी चेयर पर पीछे झुकते हुए गहरी ख्यालों में चली गई। ये फालतू आइडिया उसके दिमाग में आया कहां से कि वह इंटरनेट पर चेक करे। इसकी वजह से तो उसका दिमाग का डाउट और भी बढ़ गए हैं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 115 रोमांटिक मोमेंट। अब तक आपने पढ़ा कि आलिया सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है जिसकी वजह से कियारा एक बार फिर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कशिश ने इंटरनेट पर कुछ पढ़ा जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था। अब आगे ग्रीनफील्ड विला। रुद्राक्ष ने मारिया को पहले ही खबर कर दी थी जिसकी वजह से जैसे ही वह और कशिश घर पहुंचे उनका खाना लगा दिया गया और वह जो अनकहा रूल था कि कोई खाता वक्त बात नहीं करेगा और सोते वक्त भी, वह कशिश पूरी तरह से मान रही थी। वो दोनों ही ज्यादा खाना नहीं खाते थे और जब सिर्फ वही दोनों थे तो डिनर बहुत ही शांति से और जल्दी निपट गया। लेकिन ये चुप्पी रणविजय को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। डिनर के दौरान रणविजय ने कई बार उसकी तरफ देखा और उसने हर बार नोटिस किया कि कशिश थोड़ा सा सटिफ और थोड़ा सा दूर दूर नजर आ रही है। रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और जब उन्होंने डिनर खत्म कर लिया और वह लोग वॉक के लिए गए तब जब रणविजय ने नोटिस किया कि कशिश जानबूझकर उसके और अपने बीच में दूरी बनाने की कोशिश कर रही है तो उसने कोल्ड आवाज में पूछा, कशिश तुम्हें हुआ क्या है? उसकी आवाज हमेशा की तरह बर्फ की तरह कोल्ड थी। हाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ है। रणविजय ने उसकी तरफ थोड़ी देर देखा और फिर बोला, यहाँ आओ। कशिश को सेकंड के लिए हिचकिचाई मगर फिर भी उसके पास आते हुए बोली, क्या बात है? रणविजय ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? कुछ भी नहीं, कशिश ने जवाब दिया और उसकी आंखें शिफ्ट हो रही थी और वह रणविजय से दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी जिसे देखकर रणविजय की एक पकड़ उसकी कमर पर धीरे धीरे टाइट होने लगी और उसकी लो आवाज में थोड़ा गुस्सा नजर आ रहा था। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। कशिश को ऐसा फील हुआ जैसे उसका चोरी पकड़ी गई हो और उसने कहा, मैंने तुमसे कब झूठ बोले? जब तुम मुझसे नजर नहीं मिला रही हो और मुझे अवॉइड कर रही हो। ये सुनकर कशिश ने अपना मुंह खोला मगर वह उसकी बात से इनकार नहीं कर पाए। रणविजय ने उसकी तरफ उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए समझते हुए कहा, तो जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रणविजय की इंटिमेटिक प्रेजेंस किसी के भी दिल की धड़कन रोक सकती थी। कशिश काफी लंबे वक्त तक हिचकिचाए और फाइनली उसने रणविजय की आंखों में देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी और थोड़ी सी बेचैनी नजर आ रही थी। जब उसने पूछा, रणविजय क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी मोमेंट मुझे छोड़कर जा सकते हो? रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई तो कशिश ने आगे सवाल पूछा, क्या तुम मुझे धोखा दोगे? क्या तुम्हारा कभी फ्यूचर में किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप होगा?
ये सुनते ही रणविजय की आईब्रो आपस में और भी सिकुड़ गई और उसने कहा, किसने ये फालतू कचरा तुम्हारा दिमाग में डाल दिया है? वह मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था। ये बोलते वक्त एक एम्बारासमेंट कशिश के चेहरे पर नजर आ रही थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वह इतनी समझदार होकर भी इन सारी बातों पर भरोसा कर रही है। रणविजय ने ये सुनकर गुस्से में कहा, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि इन सर्च इंजन और इंटरनेट पर जो लोग लिखते हैं उन्हें थोड़ा सा अच्छा सबक सिखाया जाए। ये सुनकर कशिश ने उस पोस्ट के बारे में सोचा जो उसने दोपहर में पढ़ा था और सॉफ्टली गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे भी ऐसा लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी रिलेशनशिप में जल्दी नजदीक आ जाना कोई गलत बात नहीं होती और सबसे प्रैक्टिकल चीज यह है कि वह लोग काफी ज्यादा प्रिजर्वेटिव थे। मैं ऑलमोस्ट उनकी बातों से कन्विंस हो ही गई थी। ये सुनकर रणविजय ने आईब्रो उठाए। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर थोड़ी धीमी आवाज में कहा, वेल, अगर ऐसी बात है तो तुम सर्च इंजन पर भरोसा कर सकती हो। उसकी बातें सुनकर कशिश अपनी जगह पर जम गई और उसने धीरे धीरे की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब से थे, मगर तुमने ही तो कहा कि उन्हें सुधारने की जरूरत है और वह अनरिलायबल होते हैं। वह तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो तुम थोड़ी देर पहले मुझे इसलिए अवॉइड कर रही थी क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। कशिश ने हाँ में सर हिलाया तो रणविजय के एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क हो गए और उसने पूछा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें टच करता हूँ? कशिश कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई, फिर उसने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो रणविजय स्लोली उसके और नजदीक आते हुए कोल्डली बोला, तो फिर तुम थोड़ी देर पहले मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी? कशिश एम्ब्रेस हो गई और उसने अपने बालों को धीरे से कान के पीछे किया और वह रणविजय के और से प्रेशर फील कर रही तो उसने बहुत ही शांति से कहा, रिमेंबर कैसे थोड़ी देर पहले वह ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे। मुझे डर था कि अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और उसके बाद वह सब। इस बात से ऑलमोस्ट रणविजय को खांसी आने लगी और उसने फिर खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, तो फिर तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो, मैं बिल्कुल तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनकर कशिश हैरान हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। वह शर्म और हैरानी में थी। तुम्हारे अंदर सचमुच बहुत सी हिम्मत है। और वही उसको ये बात इतना सीरियसली बोलते हुए देखकर कशिश अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाए। वह उसे रोकेगा नहीं, जैसे वह सचमुच उसके साथ कुछ करने वाली है। उसके अंदर इतनी हिम्मत ही कहाँ है? क्या हम अपनी वॉक कंटिन्यू करें? रणविजय हल्का सा मुस्कुराया और उसे झुककर गोद में उठाते हुए बोला, हम इस बारे में कल बात करेंगे, अब सोने का वक्त हो गया है। ये सुनकर कशिश की स्माइल तुरंत गायब हो गई और उसने धीरे से रणविजय के कंधों को पकड़ा। आई एम सॉरी। किस लिए? रणविजय के कान के पास झुकते हुए कशिश ने कुछ उसके कान में कहा, जिसे सुनकर रणविजय जिसने उसे पकड़ा हुआ था वह अपनी जगह पर जम गया और उसने अपना सर झुकाकर कशिश के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखकर अपने दांत पिसते हुए बोला, मैं सचमुच तुम्हें जिंदा निगल जाना चाहता हूँ। उसके बाद वह लोगों से तरह विला के अंदर जाने लगे। मारिया और कुछ लोग अभी भी लिविंग रूम में काम कर रहे थे और रणविजय को कशिश को इस तरह अंदर लेकर आते हुए देखाकर वह लोग अपनी जगह पर हैरानी में जम गए। वह दोनों ऊपर चले गए, तब जाकर वह सभी लोगों को होश में वापस आए। ओ माय गॉड सर, उनकी एक्चुअली कोई गर्लफ्रेंड है। क्या तुम इस बारे में पता था? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं तो इमेजिन भी नहीं हो सकता कि सर ऐसी सिचुएशन इतनी जेंटलमैन होंगे। पूरे लिविंग रूम में थोड़ी वक्त के लिए शांति फैल गई। तभी किसी ने कहा, मैंने सुना है कि आदमी ऐसे टाइम पर और भी ज्यादा इंटेंस होते हैं। इंटेंस? वही बेडरूम का दरवाजा खुला और कशिश को डायरेक्टली रणविजय ने बेड पर लेटा दिया और उसकी बॉडी कशिश के ऊपर थी। कशिश सॉफ्ट से ब्लैंकेट पर लेटी हुई थी और थोड़ा शर्माते और हड़बड़ाते हुए रणविजय की तरफ से देख रही थी। अगले ही सेकंड में उसके होठों पर रणविजय ने अपने होठ रख दिए और वह कैजुअली अपनी टंग को उसके मुंह में इंटर करते हुए उसकी स्वीटनेस को टेस्ट करने लगा। इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? रणविजय ने फिर से अपनी आंखों में डिजायर्स लिए हुए कंफर्म किया। मुझे लगता है कि वह आंसर बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है। रणविजय की आंखों में कशिश वह जलती हुई आग देख रही थी, जिसके वजह से उसके दिल की धड़कन भी बढ़ गई थी। उसे रणविजय की आवाज में थोड़ी सी हंसी नजर आ रही थी। उसके पतले होठ कशिश के होठों को तरस रहे थे और वही उसकी स्मूथ चिन को किस कर रहे थे और फिर चीन से होते हुए उसके डेलिकेट कॉलर बोन तक उसके होंठ पहुंचे चुके थे। कशिश ने टाइटली उसकी महंगी शर्ट को पकड़ा हुआ था और उसकी बिल्कुल नीट और क्लीन शर्ट कशिश की पकड़ की वजह से पूरी तरह से वह रिंकल से भर गई थी। और वही रणविजय की सांसें अचानक से कशिश के कानों पर हुई, जिसकी वजह से अचानक कशिश के कंधे सिकुड़ गए। रणविजय, कशिश ने धीमी धीमी सांस लेते हुए कहा। वह वॉर्म टच उसके कानों पर और उसकी डीप सांसों की आवाज कशिश को उसकी बॉडी टेंस होने पर मजबूर कर रही थी। उसने फोर्सफुली किसी तरह अपनी कांपते हुए बॉडी को कंट्रोल करते हुए कहा, बस बस। रणविजय के बड़े हाथ कशिश की कमर पर थे और जेटली उसके पैरों तक पहुंच गए, जहां उसने उसकी घुटने तक की स्कर्ट को ऊपर उठाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ कशिश की स्किन को छू रहे थे। इनफ, अगर हमने आगे कंटिन्यू किया तो चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, कशिश ने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा और उसके हाथ रणविजय के शर्ट पर थे।
तुम सचमुच बहुत ब्रेव हो कशिश, जो तुमने मुझे ऐसे वक्त पर रोका। रणविजय की डिप आवाज कशिश को सुनाई दी और अचानक से उसने झुकते हुए उसके लिप्स पर बहुत ही सीरियस तरीके से किस करना शुरू कर दिया। कशिश ने पलकें झपकाई। जो फियनेस रणविजय की आंखों में देख रही थी उसकी वजह से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे अंदाज हो गया था कि अगर वह लोग अभी नहीं रुके तो शायद आगे वह रुक नहीं पाएगी। मैं पहले शावर लेने जा रही हूँ। कशिश और रणविजय से दूर हटी और उसकी तरफ नर्वसली देख रही थी। वह बेड पर बैठी उठकर जाने के लिए, मगर रणविजय ने उसकी कलाई को फिर से पकड़ लिया और उसकी डिप आवाज की वजह से कशिश के दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। यहीं पर शावर ले लो। कशिश हैरान हो गई और जो सबसे पहला ख्याल उसके दिमाग में आया वह था रणविजय का आज दोपहर में भेजा हुआ मैसेज कि आज रात वह एक साथ बिताएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हाँ में सर हिलाया। मेरे कपड़े पहन लो। रणविजय मुस्कुराया और क्लोजेट के पास जाते हुए उसने उसे अपनी एक शर्ट निकाल कर दी। कशिश ने अपने हाथ में पकड़े हुए उन कपड़ों को देखा और वह थोड़ा हिचकिचा रही थी। क्या बात है? रणविजय ने उसकी तरफ देखा और उसकी नजरें ऐसे इंडिकेट कर रही थी जैसे वह किसी भी वक्त उस पर झपटने करने के लिए तैयार हो, जिस वजह से कशिश ने नामे सर हिलाते हुए कहा कुछ भी नहीं। और फिर उसने वह कपड़े पकड़े और शर्माते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। शावर लेने के बाद कशिश ने रणविजय की शर्ट पहनी। पहले उसे डर था कि सिर्फ शर्ट पहनना काफी रिवीलिंग होगा, लेकिन जब उसने अपने आप को मिरर में देखा तो शर्ट ने उसे उसकी थाई तक कवर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है। वह कोई ज्यादा हाइट की छोटी नहीं थी, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि रणविजय की शर्ट उसमें इतनी ज्यादा लूज होगी। बाथरूम का दरवाजा खुला और कशिश अपनी शर्ट को पकड़े हुए अपने गिले बालों के साथ बाहर आए। रणविजय जो काउच पर बैठा हुआ था उसने धीरे से अपना सर उठाया और अपने टेबल को थोड़ा साइड किया। उसकी नजरें कशिश की फिगर को फॉलो कर रही थी और वह उसे अपनी शर्ट में देख रहा था, जो जाकर बेड पर बैठी और अपने बाल सुखाने लगी। उसके खूबसूरत पैर आपस में टाइटली बंधे हुए थे जो उसका अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे थे। वह खुशबू से महसूस कर सकता था कि कशिश ने उसका शावर जेल इस्तेमाल किया है, मगर उसके ऊपर वह एक अलग किस्म की सेंट बिखेर रहा था और एक वह लड़कियों वाली फ्रेग्रेंस उसे अपने नाक में महसूस हुई। रणविजय खड़ा हुआ और कशिश के हाथों से टॉवल लेते हुए उसके लिए उसके बाल सुखाने लगा। क्या तुम आज रात यहीं इसी कमरे में सोना चाहोगी? ये सुनकर कशिश ने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और अपनी आंखें उठा के ऊपर देखा तो उनकी नजरें मिली। रणविजय की डिप आंखें तारों की तरह चमक रही थी जैसे कोई शांत पानी हो। उसने जेटली ब्लिंक किया और अचानक से भरोसा करते हुए हाँ में सर हिलाते हुए बोली ओके। उसकी हाँ सुनते ही एक थोड़ी सी खुशी रणविजय की आंखों में दिखाई दी और उसने आगे झुकते हुए उसके फोरहेड पर सॉफ्ट किस करते हुए कहा जाओ और बेड पर थोड़ी देर आराम करो। वही कशिश को हाँ में सर हिलाते हुए देखकर वह मुड़ा और बाथरूम में चला गया। जब वह बाहर आया कशिश ऑलरेडी बेड के एक साइड पर लेटी हुई थी। उसकी डेलिकेट फिगर जो ब्लैंकेट के नीचे था वह एक और प्रेजेंस की जैसा था उसकी टेरिटरी में। उससे मिलने से पहले उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा और ऐसी कोई लड़की उसकी जिंदगी में अचानक से आ जाएगी। उसने कशिश को देखा जो एक कोने में बिल्ली के बच्चे की तरह चिपकी हुई थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। सो चुकी हो तुम? कशिश जिसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया हुआ था और उसकी उंगलियों ने टाइटली ब्लैंकेट को पकड़ा हुआ था। नहीं। कशिश की जेंटल आवाज बेडरूम में सुनाई दी और अचानक से बेड की दूसरी साइड नीचे की तरफ दब गई और ब्लैंकेट उठा और स्ट्रांग हाथ उसकी कमर के आसपास लिपट गया और एक जेंटल पुश के साथ वह उसकी बाहों में समा गई। कशिश थोड़ा सा हैरान हो गई और तुरंत उसे वह मैस्कुलिन सेंट महसूस हुई, एक मिक्स फ्रेश शावर जेल की खुशबू के साथ और उसकी खुद की सेंट भी। तुम इतनी टेंस क्यों हो? इस वक्त वह सारी हिम्मत कहाँ गई जो थोड़ी देर पहले तुमने दिखाई थी? रणविजय की आवाज में थोड़ी सी कंप्लेंट नजर आ रही थी। रणविजय की बात सुनकर कशिश ने उसकी तरफ देखा और अपने हाथ उसकी कमर पर रखते हुए धीरे से गले लगाते हुए बोली थोड़ा और इंतजार कर लो। मैं ऑलरेडी काफी इंतजार कर चुका हूँ। कशिश से उसकी आवाज में थोड़ी सी उदासी महसूस कर सकती थी जिसकी वजह से उसे थोड़ा गिल्ट हुआ, इसलिए उसने टॉपिक बदलने का फैसला किया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।